नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 26 जनवरी की एक घटना उत्तराखंड के कोटद्वार में, जहां पर वकील अहमद नाम के एक व्यक्ति की 30 साल पुरानी दुकान, जिसका नाम है बाबा स्कूल गारमेंट्स, और घटना यह थी कि उस दिन बजरंग दल और कुछ और हिंदू धर्म के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उस दुकान के नाम का विरोध करते हैं। विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि बाबा शब्द हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, यह इन लोगों का कहना था। लेकिन वकील अहमद इसका जवाब देते हैं कि वो ये दुकान 30 साल से यहां पर चला रहे हैं। लेकिन वहां पर सिद्धबली बाबा जो है वो एक मंदिर है, तो हिंदू धर्म के लोग उसको उसके साथ जोड़कर देखते हैं। विवाद बढ़ जाता है, और जब यह विवाद बढ़ता है तो फिर वहीं पर एक जिम ट्रेनर, जिम चलाने वाला दीपक कुमार पहुंचता है अपने साथी के साथ। बहस होती है, और बहस होने के बाद में विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। अब ज्यादा बढ़ जाता है तो जब इस व्यक्ति से, दीपक कुमार से, उसका नाम पूछा जाता है तो वो नाम बताता है मोहम्मद दीपक। और मोहम्मद दीपक रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बन जाता है। अब इसको लेकर 28 जनवरी को, क्योंकि देश उस वक्त 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, 28 जनवरी को एक एफआईआर दर्ज होती है, कंप्लेंट दर्ज होती है। और जो ये कंप्लेंट दर्ज होती है मोहम्मद दीपक के नाम से और उनके साथी के नाम से और 21 अज्ञात लोगों के नाम से। उसके बाद जांच का सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले दीपक कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसमें वो धक्का मुक्की करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां से दीपक कुमार रातों रात स्टार भी बन जाता है, और स्टार बन जाता है। अब इसको हम विश्लेषण पे जाएं उससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जिसको यह पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, और वो दीपक कुमार के बजाय अपना नाम बताता है फिल्मी स्टाइल में मोहम्मद दीपक, और यह कहता है कि ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना वो किसी दूसरे धर्म से है, और वो एक साधारण आदमी है। तो इस देश में साधारण मनुष्य क्या क्या करते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। आम आदमी पार्टी, बड़ा उदाहरण हम बात करते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी, और अरविंद केजरीवाल। ढीला ढाला शर्ट पहनना, शर्ट को बाहर रखना, चप्पल पहनना और सर के ऊपर मफलर बांधना, और पूरा जो है वो एक साधारण मनुष्य दिखने का प्रयास करना कि वो आम आदमी है, और पार्टी का भी नाम वही रखा। लेकिन 10 साल होते होते सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई कि एक साधारण मनुष्य किस तरीके से सुविधाओं का भोगी हो सकता है और किस तरीके से वो जनता को झूठ बोल सकता है। मैं दिल्ली शराब घोटाले की जो मेरिट्स है केस की, उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं शीशमहल की, मैं बात कर रहा हूं सुरक्षा नहीं लेने की, मैं बात कर रहा हूं गाड़ी नहीं लेने की, वो तमाम तरीके की बातें जो अरविंद केजरीवाल ने की, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा इसका उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। इसके अलावा भी आपको, अगर आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो अगर मोहम्मद दीपक की हम बात करते हैं, तो जिस दिन राहुल गांधी के साथ मोहम्मद दीपक की मुलाकात हुई थी, उसी दिन मोहम्मद दीपक का राजनीतिकरण हो गया था, और यह समझ में आने लगा था कि मोहम्मद दीपक जो है वो किस तरीके से अपनी स्टंटबाजी कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस का अगर हम देखें, राहुल गांधी की इस वक्त जिस तरीके से राजनीति है, क्योंकि राहुल गांधी संयम बरतने के बजाय अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए दिखाई देते हैं, एक तरीके से उकसाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इस केस की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नैनीताल के हाईकोर्ट में दीपक कुमार अपने खिलाफ एफआईआर को निरस्त करने के लिए एक याचिका लगाते हैं। उनके वकील वहां पर जाते हैं, और वकील जब वहां पर जाते हैं तो वो मोहम्मद दीपक के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं कि उनकी जान को खतरा है, और उल्टा आरोप लगाया जाता है पुलिस वालों के ऊपर।
तो यहां पर हाईकोर्ट बिफर जाता है और एक सख्त टिप्पणी करता है और हिदायत देता है कि दीपक कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहे। वो इस केस को लेकर सार्वजनिक तौर पर किसी भी मंच पर बात नहीं करेंगे। मोहम्मद दीपक के ऊपर गैग लगा दिया है और गैग यही कहता है कि वो अब इस केस को लेकर किसी से कोई बात नहीं करेगा, स्पेशली सोशल मीडिया पर। और दूसरा जो टिप्पणी की कि आरोपी सुरक्षा की मांग कैसे कर सकता है, क्योंकि इस एफआईआर में मोहम्मद दीपक आरोपी है। तो पुलिस में जांच करने का आदेश दिया है दीपक कुमार को। और एक तरीके से मैं कहूंगा कि दीपक कुमार अब इस आदेश के बाद लगता है कि अब वो मुसीबत में आ जाएंगे। और मुसीबत में क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इस देश में चलन है। क्योंकि जब हम राहुल गांधी की यहां बात करते हैं इसके साथ में जोड़कर, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद दीपक ने जो भी सोचकर किया होगा उस दिन, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि वो सही डिसीजन था, वो सही किया होगा। लेकिन इस देश की सच्चाई यह भी है कि इस देश में 80% बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को दबाया गया, उनको जलाया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर अत्याचार हुए। लेकिन तब एक भी मोहम्मद दीपक आगे नहीं आया। बजाय इसके, अगर आप 1989 और 90 की घटनाओं को देखोगे, जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करती है, जहां पर हिंदुओं की हत्याएं होती है और हिंदू एक तरीके से अपनी ही जगह से विस्थापित हो जाते हैं। तो ये कहानी यहां से नहीं, 1947 से ही चलती है। 1947 में भी कुछ लोगों ने इसी तरीके से मोहम्मद दीपक बनकर कुछ लोगों को छुपाए रखा, कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया। और आज, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, अगर बंगाल की स्थिति का उस वक्त का हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है कि जो लोग अलग से देश की मांग कर रहे थे वो ही 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस देश में रुक गए, वो अलग देश में गए ही नहीं। तो जिस देश की डिमांड रखी गई मजहब के नाम पर, तो इन्हीं मजहबी लोगों को यहां पर बसाया गया। और आज यही लोग जो है वो इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। भारत को बाहरी ताकतों से ज्यादा इन लोगों से खतरा नजर आता है। और क्यों नजर आता है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समय समय पर आप देख लीजिए, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो पहलगाम के अटैक के बाद में जब हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया तो एक भी व्यक्ति जो है वो सड़क पे नहीं उतरा। लेकिन इस वक्त खामनेई मारा गया तो भारत में जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग जो है वो पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ करते हुए दिखाई देते हैं। जिस इलाके में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है वहां पर आप शोभा यात्रा तक नहीं निकाल सकते। तो नूह मेवात का आपको मामला याद होगा। इसके अलावा जयपुर, आप रामगंज, नाम जो है वो रामगंज है, आप स्टडी कर सकते हैं। और उससे भी बड़ा एक खेल जो अब तक चलता आ रहा था, वो खेल ये चलता आ रहा था कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ये लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश से जो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि जो भी प्रोप्राइटर होगा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, चाहे रेडी वाला ही क्यों ना हो, उसको अपने नाम की आइडेंटिटी वहां पर लगानी होगी। और धोखा किस तरीके से चल रहा था आपको पता है कि मां वैष्णो देवी के नाम से ढाबा चल रहा है, लेकिन अब्दुल मियां जो है वो उस रेस्टोरेंट के मालिक है। तो ये जो है वो सीधे तौर पर, अब इसमें यह कतई नहीं है कि वो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। उनको जो है वो समानता का अधिकार है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आजाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपानी है। और 1989-90 की जो घटना थी, जिसके बाद में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, मस्जिदों से आवाज लगानी पड़ी, तब एक भी मोहम्मद दीपक कश्मीर में पैदा नहीं हुआ। लेकिन देश के दूसरे कोनों में इस तरीके के मोहम्मद दीपक जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो कश्मीर के हिंदुओं के लिए ये लोग कब खड़े होंगे? मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो वहां पर खड़ा हुआ होगा। और आज आप स्थिति देख लीजिए, जिस तरीके की स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। आज भी वो वहां पर नहीं जा सकते। अभी प्रयास किया था कुछ दिनों पहले,
लेकिन उस दिन क्या घटना हुई थी, मुझे लगता है कि आप लोगों को सर्च, गूगल पे सर्च जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद में अगर हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आज की परिस्थिति में, वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखोगे, तो यह समस्या जो है वो कितनी गहरी है। जब गंगा नदी में इफ्तार के नाम पर लोग जो है वो नॉनवेज, या हम कहें कि उसके बाद में हड्डियां फेंकते हुए दिखाई देते हैं, और जब उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है तो लोग जो है वो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और उदाहरण दिए जाते हैं कि वहां पर अस्थि विसर्जन होता है। इस तरीके के कुतर्क भी जो है वो इस तरीके यहां पर जो है वो दिए जाते हैं। तो एक बार सोचकर देखिए, क्योंकि सोचने के लिए सवाल जो है वो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि महात्मा गांधी को किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने। ये बार बार जो है वो याद दिलाया जाता है। क्यों याद दिलाया जाता है? आखिर इंदिरा गांधी, इसके अलावा जो है वो राजीव गांधी की हत्या हुई, उनके हत्यारों का नाम जो है वो सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं लिया जाता कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो? आखिर महात्मा गांधी के ही क्यों? और फिर उससे भी बड़ा सवाल यह होता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? तो नाथूराम गोडसे का जवाब जो है वो हमें पढ़ लेना चाहिए कि जिस तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर देने का जो है वो काम करने वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने सोचा कि एक कॉरिडोर दिया जाए, उसके 10 किलोमीटर तक जो जगह है वो पाकिस्तान की होनी चाहिए। तो आप सोचकर देखिए कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक कॉरिडोर होता और उसके दोनों तरफ 10 किलोमीटर तक अगर जमीन का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का होता, तो आज देश की स्थिति क्या होती? क्योंकि जो लोग भारत में रहकर भारत का खाने वाले चिकन नेक को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत का हिस्सा है, तो आप सोचकर देखिए कि अगर यह कॉरिडोर होता तो फिर स्थिति क्या होती। तो मोहम्मद दीपक ने क्या किया? जरूरी था कि उसने उस मुद्दे का राजनीतिकरण किया। और राजनीतिकरण अगर इसके लिए अगर आप देखोगे तो फिर आप इसको दोष किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि जिस दिन आपकी मुलाकात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से एक लीडर से होती है और जिसकी पृष्ठभूमि किस तरीके की है, तो वहीं से यह समझ जाना चाहिए कि यह साधारण व्यक्ति तो नहीं है। कहीं ना कहीं इसके दिमाग में जो है वो राजनीतिक तौर पर शायद लग रहा होगा कि आने वाले चुनाव में, और यह हो भी सकता है कि जिस तरीके से उसकी जो है वो उसके बाद की पृष्ठभूमि रही है, शायद कांग्रेस पार्टी मोहम्मद दीपक को टिकट दे दे और हो सकता है वो जीतकर एमएलए भी बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है वो क्या है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि राहुल गांधी उससे तो मुलाकात करते हैं, लेकिन जिस तरुण की हत्या कर दी जाती है दिल्ली में होली के दिन, आखिर उसके घर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर राहुल गांधी को राजनीतिक तौर से फायदा नजर नहीं आता है। तो मोहम्मद दीपक जांच में सहयोग देना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन उसको जाना ही पड़ेगा, और उसकी जो मंशा थी, जिस तरीके से उसको लाइमलाइट चाहिए थी, वो लाइमलाइट भी जो है वो उसको मिली नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।